रमाकांत एक ढाबे वाला था। उसका ढाबा हाईवे पर था, इसलिए अक्सर वहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। भाई एक छोले पूरी, एक पुलाव, एक दाल खिचड़ी, पर जल्दी करना। बैठिए, अभी भेजता हूँ। रमाकांत देर तक अपने ढाबे पर काम किया करता था और देर रात जब वो घर लौटता तो उसकी बेटी नीलिमा उसका इंतजार कर रही होती थी। तुम सोई नहीं अभी तक? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको खाना खिलाए बगैर ही मैं सो जाऊं। अब तक तो नहीं, पर आगे हो सकता है। और वो क्यों भला? क्योंकि मैंने तेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। क्या अब्बू, मुझे नहीं करनी शादी वादी। सभी लड़कियां ऐसे ही बोलती हैं और फिर अपने ससुराल जाने के बाद अपने अम्मी अब्बू को भूल जाया करती हैं। करती होंगी, पर मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। अब्बू, क्या आप कोई ऐसा लड़का नहीं ढूंढ सकते जो यहाँ हमारे साथ आकर रहे? घर जमाई चाहिए तुम्हारी बेटी को। बेटा बेटी पराए घर जाए, यही उसूल है और यही सही है। मतलब आप मुझे अपने आप से दूर करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, पर तेरी शादी तो करनी ही होगी। मैं तो तेरे लिए ऐसा शौहर ढूंढ रहा हूँ जो तेरा इतना ख्याल रखे कि तुझे हम दोनों की याद भी ना आए। क्या अब्बू आप भी? अरे आप दोनों का हो गया हो तो आप लोग खाना खा लीजिए, काफी रात हो गई है। ठीक है। रमाकांत अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था, पर ये भी सच था कि बहुत जल्द उसकी बिटिया पराई होने वाली थी। और अब रमाकांत और भी ज्यादा देर तक ढाबे पर काम करने लगा। क्या हुआ मालिक, आज इतनी देर हो गई? हमने ढाबा बंद नहीं किया। देर तो हो गई है, सोच रहा हूँ कुछ और ग्राहकों का पेट भर दूं। वैसे भी बिटिया के ब्याह के लिए पैसे बटोरने हैं। ठीक है मालिक, छोटी मालकिन की शादी बिल्कुल धूमधाम से करेंगे हम। बिल्कुल। रमाकांत के नौकरों ने भी उसका साथ दिया और वो लोग भी ओवर टाइम करने लगे। 1 महीने बाद नीलिमा को देखने लड़के वाले आए और उन्हें नीलिमा पसंद आ गई। 2 महीने बाद एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इन दोनों की शादी के लिए बेहद ही लाजवाब। ठीक है। सभी लोग खुश थे। नीलिमा की शादी तय हो गई थी। रमाकांत यहाँ वहाँ से पैसे जोड़ने लगा। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी में कोई भी कमी रहे। पर एक दिन जब वो हड़बड़ी में हाईवे का रोड क्रॉस कर रहा था, तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मर गया। जिस घर में डोली उठने वाली थी, उस घर में अब्बू की अर्थी उठी। सरिता और नीलिमा के जीने का सहारा ही चला गया। कुछ दिनों बाद किशोर रमाकांत के घर आया। भाभी, रमाकांत भाई ने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। कहा था बिटिया की शादी है, बाद में लौटा दूंगा। अब वो तो नहीं रहे, अब मेरे पैसे कौन लौटाएगा? उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो सब मुझे नहीं मालूम। अब ये बताइए कि मेरे पैसे कौन लौटाएगा? मैं लौटाऊंगी। मेरे पिताजी का सारा कर्ज मैं लौटाऊंगी। आप मुझे बस 6 महीने की मोहलत दे दीजिए। ठीक है बेटा, मैं 6 महीने के बाद वापस आऊंगा, पर तब तक पैसों का इंतजाम कर लेना। सरिता ने अपना सर पकड़ लिया। अम्मी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर ये कर्ज कैसे उतारेंगे? काम करके मैं अब्बू का ढाबा चलाऊंगी, पर बेटा तू कैसे ये सब करेगी? कर लूंगी अम्मी, अब्बू है ना मेरे साथ। और अगले ही दिन नीलिमा ढाबे पर चली गई। काका, आज से मैं ढाबा संभालूंगी। ठीक है बेटा, तुम्हारे पिताजी के हम पर बहुत एहसान है। हम सब तुम्हारा साथ देंगे। आपसे यही उम्मीद थी। ढाबे पर गाड़ियां रुकने लगीं और लोग खाना खाने आने लगे।
नीलिमा सबका ऑर्डर और पैसे लिया करती थी। सुबह से रात तक वो ढाबा संभाल रही थी। ढाबा बंद करने के समय नीलिमा ने हिसाब जोड़ा। आज तो बस 3000 का ही गल्ला हुआ है, जिसमें बस 1500 का मुनाफा। ऐसे चलता रहा तो मैं किशोर काका का हिसाब कैसे चुकता करूंगी। हे मालिक मेरी मदद कीजिए। अगले कई दिनों तक नीलिमा सुबह से लेकर शाम तक काम करती थी, पर जो मुनाफा वो कमा रही थी वो कम ही था। वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। कई दिन बीत गए। एक रात सारे नौकर चले गए और नीलिमा ढाबा बंद कर रही थी। तभी एक बूढ़े बाबा उसके पास आए। बेटा, 2 दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को हो तो दे दो। आइए बैठिए। पर बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं। नीलिमा बावर्ची खाने में गई तो वहाँ सब्जी थी पर रोटी नहीं थी। नीलिमा ने देखा कि रुमाली रोटी का आटा रखा था। उसने तुरंत चूल्हा जलाया और मटके पर 2 मटका रोटी बनाई और सब्जी के साथ उस बाबा को परोस दी। वो बाबा बहुत भूखे थे। खाना देखते ही खाने लगे। जब उनका खाना खत्म हुआ तो उसने हाथ धोए। शुक्रिया बेटी, तूने एक भूखे का पेट भरा है। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करेंगे। मैं भगवान से तुम्हारी सलामती की दुआ करूंगा। मेरे लिए नहीं, मेरे अब्बू के लिए प्रार्थना कीजिएगा। वो अब इस दुनिया में नहीं है। पल भर में उस बाबा ने नीलिमा का अतीत जान लिया। तू बहुत ही बहादुर है बेटा, और तेरे इस संघर्ष में मैं तेरी मदद करूंगा। जिस मटके पर तूने ये रोटी बनाई है, आज से वो मटका जादुई बन जाएगा। जो भी उस मटके पर बनी रोटी खाएगा, वो अपने आप को दूसरे खाने से रोक नहीं पाएगा और तू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। नीलिमा ने उस बाबा की बरकतें ली और फिर वो बाबा चले गए और नीलिमा ढाबा बंद करके अपने घर चली गई। अगली सुबह नीलिमा ने ढाबा खोला और रोज की तरह ग्राहक आ गए। एक ग्राहक ने मटका रोटी ऑर्डर की। एक और मटका रोटी। उसने दूसरी भी खा ली। एक और देना। अरे भाई, तू ये तीसरी मटका रोटी मंगवा रहा है। क्या करूं, इतनी स्वादिष्ट मटका रोटी मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं खाई। तू भी चख के देख। फिर क्या था, जिसने भी मटका रोटी खाई वो बार बार ऑर्डर करने लगे। दिन भर मटके पर रोटियां बन रही थी। रात में जब नीलिमा ने पैसे गिने तो वो हैरान रह गई। एक ही दिन में उसकी कमाई 10 गुना बढ़ गई थी। आज का मुनाफा 15,000। वो खुशी खुशी घर गई और अपनी अम्मी को सब कुछ बताया। बेटा, पर ऐसे कैसे? माँ, ये सब बाबा की बरकतें हैं। उनके आशीर्वाद से वो मटका जादुई मटका बन गया है। बहुत जल्दी ही अब्बू का कर्ज चुकता हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। अब नीलिमा खुश थी। वो खुशी खुशी ढाबे पर काम कर रही थी। 1 महीने बाद किशोर नीलिमा के ढाबे पर आया। बेटा, तुझे याद है ना, 1 महीने हो गए। जी काका, याद है। नीलिमा ने गल्ले से 2 लाख रुपए निकाले और काका को दे दिए। ये रहे आपके पैसे। इतनी जल्दी? तूने इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कैसे कमाए? मालिक की कृपा से। नीलिमा ने किशोर के कान में जादुई मटके का राज बताया। बस तब से ढाबा चल पड़ा है और आमदनी भी बढ़ गई है। अच्छी बात है। तू वैसे ही तरक्की करती रह। मेरी बरकतें हमेशा तेरे साथ रहेगी। किशोर नीलिमा को बरकतें देकर चला गया, पर उसके मन में पाप था। रात को जब ढाबा बंद हुआ तो किशोर उस जादुई मटके को चुराने ढाबे में आया, पर जैसे ही उसने मटके को हाथ लगाया, मटका गर्म होने लगा। मटका इतना गर्म हो गया कि वो लाल हो गया और किशोर के हाथ जल गए। मेरे हाथ! किशोर को अपने लालच की सजा मिली।
उसको जादुई मटका रोटी वाला मटका भी नहीं मिला और उसके दोनों हाथ भी जल गए। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। मीनू और राजू महाराष्ट्र के एक गांव में रहते थे। बचपन में ही उनके अम्मी अब्बू की मौत हो गई थी, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें पाला था। गरीबी के कारण उनके घर में गैस सिलेंडर नहीं था। तीनों सुबह सुबह जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाते थे। मीनू, तूने अभी तक कितनी लकड़ियाँ चुनी है? मैंने 15 लकड़ियाँ बीनी है बुद्धू, और तूने अभी तक सिर्फ 10 लकड़ियाँ बीनी है। दादी ये झूठ बोल रही है। इसने सिर्फ 10 लकड़ियाँ ही चुनी थी और फिर मेरी 5 लकड़ियाँ चुरा ली। तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम आपस में मुकाबला क्यों करते हो? अपना अपना काम करो और उसी में खुश रहो। एक दिन सब राजू, मीनू और उनकी दादी लकड़ियाँ बिन रहे थे। उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो तालाब की तरफ से आ रही है। चलो चल कर देखते हैं। कहीं कोई खतरनाक जानवर हुआ तो? बेटा, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें कम से कम एक बार तो देखकर आना ही चाहिए कि कौन कराह रहा है। तीनों तालाब के किनारे पहुँचे। उन्होंने झाड़ियों में से छिप कर देखा कि एक शैतान तालाब किनारे लेटा हुआ है और कराह रहा है। ये तो कोई डरावना शैतान लगता है। क्या हमें इसके नजदीक जाना चाहिए? तुम दोनों यहीं रुको, पहले मैं देख कर आती हूँ। दादी शैतान के पास गई तो उन्होंने देखा कि शैतान कई जगह से घायल है। ऐसा लग रहा था जैसे शैतान को पत्थर मारे गए हों। कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मा, मैं दरिया किनारे के एक टापू से यहाँ आया हूँ। तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं मांस नहीं खाता, इसीलिए मेरी कौम के लोगों ने मुझे टापू से निकाल दिया। जब मैं महाराष्ट्र पहुँचा तो लोग मेरी शक्ल सूरत देखकर डर गए और उन्होंने मुझे पत्थर मारे। मैं भागता भागता यहाँ तक पहुँचा हूँ। राजू और मीनू, झाड़ियों से निकल आओ, ये बुरा शैतान नहीं है। राजू, मीनू और दादी ने मिलकर शैतान के घाव धोए और खाने को फल दिए। ये फल हमने इस जंगल से ही तोड़े हैं। तुम ढूंढोगे तो तुम्हें यहाँ आम, जामुन और अंगूर के पेड़ मिल जाएंगे। अब दादी, राजू और मीनू जब भी लकड़ियाँ इकट्ठे करने जाते थे, शैतान से मिलकर आते। लेकिन एक दिन एक सरकारी अधिकारी ने उन्हें रोक लिया। सुनो तुम तीनों, आज के बाद जंगल में मत आना। हुकूमत ने जंगल के दरख्तों की कटाई पर रोक लगा दी है। आप गलत समझ रहे हैं। हम कोई पेड़ नहीं काटते, सिर्फ जमीन पर गिरी हुई लकड़ियों को ही बीनते हैं। बढ़िया, ज्यादा दिमाग मत चला। एक बार मना कर दिया तो कर दिया। इस तरह तीनों के जंगल जाने पर रोक लग गई। लकड़ियों के अभाव में राजू, मीनू के घर चूल्हा जलना भी बंद हो गया, फल मिलने भी बंद हो गए। दादी अपनी जान पहचान की दुकान से राजू, मीनू के लिए कुछ सामान उधार लाया करती थी। ये लो बच्चों, बिस्कुट, नमकीन खाकर गुजारा कर लो। अब पता नहीं हमारे घर खाना कब बनेगा। कुछ दिनों बाद दादी जब दुकान पर पहुंची तो दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। तुमने अभी पिछला बकाया ही नहीं चुकाया है और अब फिर से सामान लेने आ गई हो। इस तरह तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी? एक काम करो, बच्चों को लेकर मुंबई चली जाओ और वहाँ कुछ काम धंधा करो। दादी ने घर आकर सारी बात राजू और मीनू को बताई। बच्चों, क्या तुम मुंबई चलोगे? हाँ दादी, मुंबई चलते हैं। मैं मुंबई देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मगर दादी, धंधा शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे दादा की अंतिम निशानी ये मंगलसूत्र मेरे पास रह गया है। इसे गिरवी रखकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। राजू, मीनू और दादी मुंबई चले गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज की रेहड़ी लगाएं। दादी, मुंबई का वड़ा पाव मशहूर है। वड़ा पाव की दुकान लगाते हैं। नहीं, वड़ा पाव तो हर जगह बिक रहा है। पूरी आलू की रेहड़ी लगाते हैं। नहीं, समोसा और ब्रेड पकौड़ा। नहीं, चाउमीन और डोसा।
चाउमीन की रेहड़ी लगाएंगे, क्योंकि चाउमीन के ठेले यहाँ कम हैं। उधर शैतान जंगल में परेशान हो रहा था। वो जंगल में राजू, मीनू और दादी का इंतजार कर रहा था। समझ नहीं आ रहा कि ये राजू, मीनू और दादी अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं। कहीं वो मुझसे डर तो नहीं गए, या फिर कहीं वे मुझसे नाराज तो नहीं है। मुझे कम से कम एक बार उनसे मिलने जाना चाहिए। एक दिन शैतान ने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सरकारी अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई। वो बंदूक लेकर राक्षस के पीछे दौड़ा। शैतान तालाब में घुस गया और उसने पानी में सांस रोककर अपनी जान बचाई। अधिकारी जब चला गया तो शैतान बाहर आया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे राजू, मीनू और दादी से मिलना होगा। कहीं तीनों किसी मुसीबत में तो नहीं है। वे तीनों मुसीबत में फंसे हुए थे, क्योंकि मुंबई में उनका चाउमीन का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी रेहड़ी के पास 2 और रेहड़ी वाले चाउमीन बेचने लगे। राजू, तुम घर पर चले जाओ और जमींदारों के खेत में मजदूरी कर लेना। यहाँ मुंबई में हम तीनों का खर्चा नहीं चल पा रहा है। रही बात हम दोनों की, तो मीनू और मैं यहाँ काम संभाल लेंगे। राजू गांव वापस आ गया। राक्षस चाचा से मिले कई दिन हो चुके हैं। मुझे उनसे मिलकर अपनी परेशानी उन्हें बता देनी चाहिए। एक रात राजू झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। सरकारी अधिकारी के सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अधिकारी को नींद आई, राजू दबे पांव जंगल में घुस गया। शैतान एक पेड़ के ऊपर छुप कर रहता था। जैसे ही शैतान ने राजू को देखा, वो पेड़ से कूद पड़ा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था चाचा। और सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? यहाँ जिंदगी बहुत खराब है। सरकारी अफसर रोजाना गश्त पर आता है और मुझे उससे छिपकर रहना पड़ता है। तुम लोग कहाँ चले गए थे? कितने दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ? हम लोग मुंबई चले गए थे। दादी और मीनू अभी भी वहीं पर हैं। वहाँ हम लोगों का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं लौट आया। तुमने कौन सा कारोबार शुरू किया? चाउमीन की दुकान लगाई है। चाउमीन तो मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे ब्रेड पकौड़ा भी पसंद है। मेरी माँ मुझे चाउमीन ब्रेड पकौड़ा बनाकर खिलाती थी। चाउमीन पकौड़ा? हाँ, चाउमीन बनाने के बाद उसे बेसन में मिलाकर तल लो तो पकौड़ा चाउमीन बनकर तैयार हो जाती है। क्यों न दादी पकौड़ा चाउमीन बेचे? सही पकड़ा। आम चाउमीन तो बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, लेकिन तुमने अगर पकौड़ा चाउमीन बेचना शुरू किया तो तुम्हारी खरीदारी बहुत होगी। राक्षस चाचा, इस बार मैं अकेले मुंबई नहीं जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे पब्लिक में जाते हुए डर लगता है। डरो मत, मैं लोगों को भरोसा दिलाऊंगा कि तुम अच्छे शैतान हो। राजू ने अगले दिन सरकारी अधिकारी से बात की। चाचा, जंगल में एक शैतान रहता है। बराए मेहरबानी उसे मेरे साथ जाने दीजिए। शैतान हम सभी के लिए खतरा है, इसलिए मैं उसे जान से मार डालूंगा। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। वो शैतान मांस नहीं खाता, इसलिए उसके टापू के लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। जब वो इंसानों के बीच पहुंचा तो हम इंसान उससे डर गए और उसे पत्थर मारने लगे। लगता है उस शैतान के साथ बहुत ज्यादती हुई है। ठीक है, तुम शैतान को ले जा सकते हो। इस तरह राजू ने शैतान को जंगल से बाहर निकाला। सारे गांव वाले राजू को शैतान के साथ देखकर दंग रह गए। राजू शैतान को मुंबई ले आया और उसने शैतान को रेहड़ी पर खड़ा कर दिया। रेहड़ी पर बहुत से लोग आने लगे। वे शैतान के दर्शन करते और पकौड़ा चाउमीन खाते। इस तरह राजू, मीनू और दादी के पास से पैसों की कमी दूर हो गई और वे खुशहाल जीवन बिताने लगे। अगर उन तीनों ने शैतान की मदद नहीं की होती तो आज वे शैतान के दम पर पैसे नहीं कमा पाते। तभी तो कहते हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल यकीनन मिलता है। एक मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठकर लोगों से भीख मांग रहा था। वो बहुत भूखा था
और काफी देर से वहीं पर बैठा हुआ था। अब उसे कोई भी भीख नहीं मिल रही थी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भाई, दे दो। इतने में वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी से उतरकर 2 लोग आते हैं। वो दोनों दोस्त होते हैं। उनका नाम आलोक और अक्षत होता है। आलोक एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है और अक्षत उनका पार्टनर होता है। आलोक, इस वक्त तुम मुझे मंदिर क्यों लेकर आए हो? कुछ देर में ही तो हमारी मीटिंग है। मेरा मन कर रहा था कि भगवान के दर्शन करके फिर चलते हैं। आलोक और अक्षत सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। वो भिखारी आकर अक्षत का पैर पकड़ लेता है। अक्षत खौफ खा जाता है और उसे भागने लगता है। आलोक ये सब देख ही रहा होता है। साहब, कुछ दे दो साहब, भगवान भला करेगा। मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन हो गए, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ दे दो। अरे ये क्या कर रहा है? छोड़ मेरे पैर, पूरे कपड़े खराब कर दिए। जा यहाँ से, जा किसी और से भीख मांग। अरे रुको रुको, इतना मांग रहा है तो दे दो गरीब को। अरे आलोक, तुम नहीं जानते हो, इन लोगों के हाथ पैर सलामत होते हुए भी इन लोगों को हमेशा मुफ्त का खाने की आदत लगी रहती है। ये सब इनका कारोबार है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। आलोक जाकर भिखारी को बैठाता है और उसे खाना लाकर देता है। भूखे की तरह भिखारी सारा खाना खा लेता है। फिर आलोक उससे पूछता है, क्यों भाई, तुम्हें इस तरह से भीख मांगने में अच्छा लगता है क्या? तुम्हारे हाथ पैर सलामत है, तंदुरुस्त हो तो तुम कुछ काम करके भी अपना पेट पाल सकते हो। हाँ साहब, पहले मेरी दुकान थी समोसे की, उससे मेरा गुजारा अच्छा होता था। मेरी बीवी भी मेरे साथ थी, पर वक्त ने ऐसी करवट ली कि उसे खतरनाक बीमारी हो गई और उसके इलाज करवाने में मैं बर्बाद हो गया, मगर वो बच नहीं सकी। अब मैं उसकी याद में पागलों सा घूमता हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि कोई नया कारोबार शुरू करूं। भिखारी की कहानी सुनकर आलोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए कहता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम जो भी कारोबार करना चाहते हो उसके लिए कितने पैसे की जरूरत है? भगवान आपका भला करे जनाब, आप जैसा नेक इंसान तो मैंने पहली बार देखा है। मैं अपना खाने का कारोबार करना चाहता हूँ। ठीक है, क्या बनाओगे तुम? समोसे की दुकान तो बहुत है, इस शहर में तुम कुछ अलग करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जब तुम्हारी दुकान चलने लगेगी तो मुझे वापस कर देना। मैं मिसल पाव की दुकान शुरू करना चाहता हूँ। मेरी बीवी को भी मिसल पाव बहुत पसंद था और मैं बहुत अच्छा मिसल पाव बनाता हूँ। ठीक है, चलो तुम हमारे साथ। आलोक और अक्षत उस भिखारी को अपने साथ लेकर आते हैं और फिर उसके लिए एक ठेला और सारा सामान खरीदते हैं। उस पर वो दमदार मटका मिसल पाव के नाम से मिसल पाव बेचना शुरू कर देता है। वो अपना ठेला आलोक और अक्षत के ऑफिस के नीचे ही लगाता है। आइए आइए खाइए, आइए महाराष्ट्र का स्पेशल मटका मिसल पाव खाइए। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। आइए भाइयों। मटका मिसल पाव वहाँ के लोगों के लिए एक नई डिश होती है, इसलिए उस भिखारी के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ जम जाती है। काफी सारे लोग आते हैं और उसके मिसल पाव बड़े शौक से खाते हैं। आलोक और अक्षत के ऑफिस के सभी लोगों का ये रोज का रूटीन बन जाता है। सभी के बीच उसके मटका मिसल पाव की बहस होती है। सुनो भाई, तुमने नीचे वाले ठेले से वो मिसल पाव खाया? मैंने तो आज तक ऐसा मिसल पाव नहीं खाया था। हाँ भाई, वो बहुत ही जायकेदार बनाता है, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं तो अपने परिवार वालों को भी ले जाकर खिलाया। मैं जब पुणे में रहता था तब वहाँ पर मिलती थी। घर की यादें ताज़ा हो गईं। एक दिन विदेश से एक बहुत बड़ा क्लाइंट आलोक के ऑफिस में आया होता है। उसका नाम सिद्धार्थ होता है और वो भी आलोक का दोस्त ही होता है। वो जब गाड़ी से नीचे उतरता है तो उसे भिखारी का ठेला दिखता है। वो उस छोटे से ठेले को देखकर हैरान हो जाता है कि इतने बड़े ऑफिस के सामने ये कैसा ठेला लगा है। और तो और इतने बड़े ऑफिस में काम करने वाले लोग इस ठेले से खाना खाते हैं। वो जाकर आलोक से कहता है, आलोक, तुम्हारे इतने बड़े ऑफिस के लोग
इस छोटे से ठेले का खाना क्यों खा रहे हैं? तुमने इस ठेले को अपने ऑफिस के सामने खड़ा ही क्यों किया? अगर मैं होता तो सबसे पहले इस ठेले को यहाँ से हटाता। पूरे ऑफिस का लुक खराब कर दिया है इसने। नाम भी कैसा है, दमदार मिसल पाव। तुम्हारे ऑफिस के लोग मिसल पाव कैसे खाते हैं यार? सिद्धार्थ, मैंने ही उस मिसल पाव वाले को अपने ऑफिस के नीचे लगाने के लिए कहा है। उसका मटका मिसल पाव बहुत ही जायकेदार है। तुम्हें उसके ठेले से क्या तकलीफ है? आलोक, तुम ही सोचो, तुम्हारे ऑफिस की रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। बाहर से कोई आएगा और उस ठेले को देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम एक बार उसका मिसल पाव खा कर तो देखो, फिर तुम बाकी सब कुछ भूल जाओगे। नहीं, मैं इस तरह का अनहाइजीनिक खाना नहीं खाता। ना जाने कैसी चीजों से बनाता होगा। इन सब बातों की फिक्र मत करो। वो सारा सामान एकदम बेहतरीन इस्तेमाल करता है और साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखता है। आलोक अपने ऑफिस बॉय को बुलाकर एक मटका मिसल पाव मंगवाता है और सिद्धार्थ को खिलाता है। सिद्धार्थ पहले तो खाने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर उसकी खुशबू से उसे लालच आ जाता है। कैसा लगा सिद्धार्थ? ये महाराष्ट्र की स्पेशल डिश है। मैंने जब पहली बार खाया था ना, तब मुझे लगा था कि आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया है। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये मटका मिसल पाव बिल्कुल अलग है। मैंने भी ऐसा कुछ पहली बार ही खाया है। ये ठेला तुम्हारे ऑफिस के नीचे ही क्यों लगाता है? आलोक सिद्धार्थ को मिसल पाव वाले की कहानी बताता है। सिद्धार्थ को आलोक की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आलोक, तुमने ये बिल्कुल गलत किया है। मैंने क्या गलत कर दिया? अरे, तुम अभी तक उस मिसल पाव को ठेले पर ही बेचवा रहे हो। ये तो बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तुमने। यहाँ के लोगों के लिए ये डिश बिल्कुल नहीं है। हम मिलकर इसे पूरे शहर में फेमस कर देंगे। चलो, चलकर उस आदमी से बात करते हैं कि वो इस बात के लिए तैयार है कि नहीं। सिद्धार्थ और आलोक जाकर उसको सारी बात बताते हैं और उसे कहते हैं कि उसे अपनी रेसिपी शेयर करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर वो बेहद खुश हो जाता है कि उसके तरीके से बनाए हुए मटका मिसल पाव पूरे शहर में बिक पाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आलोक इसकी फ्रेंचाइजी खोलता जाता है और उसका मालिक उस आदमी को बना देता है। उसकी फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी चलती है और पूरे शहर में दमदार मटका मिसल पाव के नाम से बहुत सारी दुकानें खुल जाती हैं और पूरे शहर में मटका मिसल पाव मशहूर हो जाता है।